हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में। मीन्स ऊतक यानी टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में अपन डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो टिश्यूज़ हैं ये उनके बारे में अपन दोनों लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और जो टिश्यूज़ के जो नोट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है यहाँ पर। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन टिश्यूज़ की डेफिनेशन की। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड डेट फंक्शंस टुगेदर एज अ यूनिट। ठीक है, अब इसे हिंदी में देखते हैं। तो इसे कोशिकाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो ऊतक रहता है वो कोशिकाओं के समूह के रूप में रहता है जिनकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं उसे अपन ऊतक कहते हैं यानी टिश्यूज़ कहते हैं। यानी कोशिकाओं का वह समूह जिनकी संरचना समान होती है और वह एक एक जैसा कार्य करते हैं यानी समान कार्य करते हैं और एक यूनिट यानी इकाई के रूप में होते हैं, उन्हें अपन टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ यानी टिश्यू का वर्गीकरण यानी ऊतक का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एपिथेलियम टिश्यूज़ की। दैन जो एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होता है, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड है मसल टिश्यूज़, फोर्थ है नर्वस टिश्यूज़। इसे हिंदी में अपन बोलते हैं ऊतक का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन टिश्यू का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो टिश्यूज़ को मेनली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़, तीसरा है मसल्स टिश्यूज़ या मस्कुलर टिश्यूज़, फोर्थ है नर्वस टिश्यूज़। अब इसे हिंदी में ऊतक का वर्गीकरण। तो सबसे पहला आता है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, फोर्थ है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, अब इन सभी के बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एपिथेलियम टिश्यूज़ जिसे हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या होता है, इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस एपिडर्मिस एंड लाइंड हेलोस ऑर्गन्स बॉडी कैविटीज ग्लैंड्स एंड डक्ट। ओके, नेक्स्ट है एपिथेलियम टिश्यू इज अ वस्कुलर बट हैज़ देयर ओन नर्व सप्लाई। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं देखते हैं। उपकला ऊतक यह ज़्यादातर शरीर की सतह यानी एपिडर्मिस और पंक्तिबद्ध खोखले अंगों, शरीर गुहा, ग्रंथि, नलिकाओं पर पूर्व निर्धारित होता है। यानी जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं वो शरीर की सतह यानी एपिडर्मिस लेयर होती है, उसमें खोखले अंग यानी हेलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटीज़ या शरीर गुहाओं, ग्रंथियों और डक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एपिथेलियम टिश्यूज़ ऊतक यानी एपिथेलियम ऊतक अवस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, अवस्कुलर होते हैं, लेकिन उनकी अपनी तंत्रिकाएं आपूर्ति होती है। क्या होता है, जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं ये अवस्कुलर होते हैं लेकिन इनकी क्या होती है, खुद की नर्व सप्लाई पाई जाती है, खुद की अपनी तंत्रिका सप्लाई या नर्व सप्लाई पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ यानी एपिथेलियम टिश्यूज़ को भी मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज जिसे हिंदी में अपन देखते हैं उपकला ऊतक का वर्गीकरण। इसे मुख्य वर्गीकरणों में इसे दो मुख्य वर्गीकरणों में विभाजित किया गया है। पहला है सरल उपकला ऊतक, दूसरा स्थिरीकृत उपकला ऊतक। अब अपन बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज यानी सरल उपकला ऊतक की। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। It is classified into four groups. First है aqueous simple epithelium tissues, second है cuboidal simple epithelium tissues, next है columnar simple epithelium tissues और ciliated simple epithelium tissues. ओके, यानी सरल उपकला ऊतक इसमें कोशिका की एकल परत पाई जाती है यानी एकल परत होती है और इसे चार समूहों में विभाजित किया गया है, एक्विमस, घनाकार, स्तंभकार और रोमक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज़ यानी हिंदी में इसे बोलते हैं शल्की उपकला ऊतक। ओके, तो एक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज़ इस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल
इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन एल्वुलाई एंड बोमेंस कैप्सूल। ओके, तो हिंदी में शल की उपकला उत्तक, इसमें समतल कोशिकाओं की एक परत होती है, यानी जो फ्लैट सेल होती है उसकी केवल एक परत होती है। यह मुख्य रूप से एल्वुलाई किसे कहते हैं, इसे एयर सैक के नाम से जाना जाता है, जो लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड बोमेन कैप्सूल, जो कि यूरिन के फिल्ट्रेशन में सहायक होता है, में मौजूद होता है, यानी जो एक्वस एपिथेलियम टिश्यूज होता है वो एल्वुलाई और बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज, यानी घनाकार उपकला उत्तक की। It consists of cube-shaped cells. It is mainly present in renal tubules, lining of ducts of glands, यानी घनाकार उपकला उत्तक, इसमें घन आकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी घन के शेप की कोशिकाएं होती हैं। यह मुख्य रूप से गुर्दे की नलिकाओं यानी रीनल ट्यूबुल्स और ग्रंथियों की नलिकाओं के अस्तर में मौजूद होते हैं, यानी लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। नेक्स्ट थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज, जिसे अपन स्तंभकार उपकला उत्तक भी कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज? इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप सेल्स. It is mainly present in lining of GIT duct of many glands. अब इसे हिंदी में भी समझते हैं, अभी इसे हिंदी में इसका समझ में आ जाएगा। स्तंभकार उपकला उत्तक, इसमें आयताकार आकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से GIT यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और कई ग्रंथियों की नलिकाओं के स्तर में मौजूद होता है। यानी जो स्तंभकार एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बहुत सारे ग्लैंड पाए जाती है, उनकी जो डक्ट होती है उनमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज की। फोर्थ नंबर का जो टिश्यू है वो है सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज, जिसे रोमक उपकला उत्तक हिंदी में कहते हैं। तो सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज में इट कंसिस्ट ऑफ सिलेटेड रेक्टेंगुलर शेप सेल्स. इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स। यानी जो रोमक उपकला उत्तक होता है उसमें क्या होता है, इसमें रोमक आयताकार आकार की कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है यह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी नलिकाओं या ट्यूबुल्स में और यूटेरस यानी गर्भाशय में और फैलोपियन ट्यूब्स में मौजूद होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ की। इससे पहले अपन ने बात कर दी सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ डिफरेंट शेप सेल्स. It protect and the underlying structures for wearing and tearing, ओके। तो सेकंड टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं अपन स्तरित उपकला उत्तक की। तो इसमें विभिन्न आकार की कोशिकाओं की परतें कई परतें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यह अंतर्निहित संरचना को पहनने और फाड़ने से बचाता है। मतलब कि ये क्या होती है, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होती है उन्हें ढकने का कार्य करता है, यानी पहनाने या ढकने या कवर करने का कार्य करता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है या उन्हें नष्ट होने से बचाता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेन टू क्लासिफिकेशन, यानी जो ये एक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज होता है इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेटिफाइड एक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज, दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन। इसे मुख्य दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्थिरीकृत एक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज यानी उत्तक, दूसरा है संक्रमणकारी एपिथेलियम उत्तक, जिसमें भी अपन पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एक्विमस एपिथेलियम टिश्यूज या स्थिरीकृत शल की उपकला उत्तक। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट शेप सेल्स
इट अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज, सेकंड है नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज। इसे हिंदी में अपन देख ये अभी हिंदी में देखते हैं। तो स्त्रीकृत शल्ययुक्त कला तक इसमें चपटा आकार की कोशिकाएं होती है। इसे फिर से दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है क्रेटिनाइज्ड, दूसरा है गैर केराटिनाइज्ड, ओके, यानी नॉन क्रेटिनाइज्ड। अब बात करते हैं सबसे पहले क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज की। इट फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, एग्जाम्पल स्किन, हेयर एंड नेल्स। सेकंड है नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज, इट फाउंड ऑन वेट सरफेस, एग्जाम्पल ओरल कैविटी, एनाल कैनाल एंड वेजाना etc। अब हिंदी में क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज जो कि सूखी सतह पर पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल त्वचा के हेयर यानी बाल, दूसरा है नाखून, दूसरा है सेकंड नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यूज, ये गीली सतह पर पाया जाता है, जैसे कि मुखी गुहा, दूसरा है गुदा नहर या गुदा नाल यानी एनाल कैनाल, दूसरा है योनि यानी वेजाइना आदि स्थानों पर ये पाए जाते हैं। क्रेटिनाइज्ड और क्रेटिनाइज्ड जो होता है जो ड्राई सरफेस पर पाया जाता है, और नॉन क्रेटिनाइज्ड होता है वो वेट सरफेस पर पाया जाता है यानी गीली सतह पर पाया जाता है, ओके। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज की। दूसरा नंबर का है जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल शेप्स ऑफ सेल्स, इट इज़ फाउंड ओनली इन यूरिनरी सिस्टम्स या ओनली यूरिनरी सिस्टम्स में पाया जाता है। तो संक्रमणकारी उपकला उत्तक इसमें कई आकार की कोशिकाएं होती हैं और यह केवल मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है। बात करते हैं अपन सेकंड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। इससे पहले अपन ने बात करी एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर का है जिसे अपन कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में कहते हैं और उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं दोनों लैंग्वेज में। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यू डेट सपोर्ट्स एंड connects other tissues and parts of the body. It is most abundant and widely distributed tissues in our body। इसे हिंदी में समझते हैं संयोजक ऊतक। ऊतक जो शरीर के अन्य ऊतकों और भागों को सहारा देता है और जोड़ता है। जो शरीर के अन्य ऊतक होते हैं उन्हें भागों को जोड़ता है तथा उन्हें सहारा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित ऊतक होता है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सभी ऑर्गन को सपोर्ट प्रदान करते हैं तथा कनेक्टेड यानी जोड़ रखने का कार्य करते हैं, ओके। इट इज़ मोस्ट अबाउंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित होते हैं, ओके। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजक ऊतक का वर्गीकरण। तो कनेक्टिव टिश्यूज इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स यानी कनेक्टिव टिश्यूज को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो हिंदी में भी इसे देखते हैं। संयोजक ऊतक को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला ढीला संयोजक ऊतक, दूसरा सघन संयोजक ऊतक। सबसे पहले बात करते हैं अपन लूज कनेक्टिव टिश्यूज यानी ढीले संयोजक ऊतक के बारे में। इट कंटेन लेस फाइबर्स एंड मोर सेल्स लूजली इंटरवाइंड, सो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। यानी इसे हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। ढीले संयोजक तक इसमें रेशे कम होते हैं और कोशिकाएं अधिक होती हैं। जो रेशे होते हैं फाइबर होते हैं वो तो कम होते हैं। ये भी बोल रहा है लेस फाइबर्स यानी रेशे कम और कोशिकाएं अधिक यानी मोर सेल्स होती हैं, ठीक है। इसलिए कोशिकाएं और तंतु शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसलिए कोशिकाएं और तंतु क्या होते हैं, शिथिल रूप से या ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कोशिकाएं तो ज़्यादा होती है और रेशे क्या है कम होते हैं, ओके। नेक्स्ट अपन इट अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप्स यानी जो ये टिश्यूज होता है, कौन सा टिश्यूज, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है, इसे भी सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इट अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब टाइप्स यानी लूज कनेक्टिव टिश्यूज को भी अनेक सब टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, मोस्ट ये क्या होता है, मोस्ट वाइडली डिस्टर्बेड्स इन द बॉडी, प्रेजेंट इनटू almost every structures of body, so called packing material of body, is consists of fibroblast, collagens and elastin fibers। यानी अब इसे हिंदी में समझते हैं। तो इसे मुख्य रूप से या पुनः निम्नलिखित उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। किसे लूज कनेक्टिव टिश्यूज को फर्स्ट एरियोलर संयोजक ऊतक यानी शरीर में सभी व्यापक रूप से शरीर में व्यापक रूप से होता है या शरीर की लगभग हर संरचना में मौजूद होते हैं, जिसे शरीर की पैकिंग सामग्री कहा जाता है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसका फर्स्ट टाइप है एरियोलर संयोजक ऊतक, जो कि पूरे शरीर में व्यापक रूप से पाया जाता है और यह हर संरचना में यानी एवरी स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है और सभी को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे पैकिंग सामग्री कहा जाता है, ओके, यानी पैकिंग मटेरियल कहा जाता है। जिसमें फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। यानी जो एरियोलर टिश्यूज होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ओके। दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज यानी लूज कनेक्टिव टिश्यूज के दूसरा सब टाइप है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। फर्स्ट है कंसिस्ट ऑफ एडिपोज सेल्स विच फिल्ड विद सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन देयर 3 साइटोप्लाज्म। और इसका क्या क्या फंक्शंस होता है, तो फंक्शन देखते हैं। रिड्यूस हीट लॉस, सर्व एनर्जी, रिसर्व एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑर्गन्स। हिंदी में वसा संयोजक तक, इसमें वसा कोशिका होती है जो अपने साइटोप्लाज्म में ट्राइग्लिसराइड की एक छोटी बूंद से भरी जाती है, ओके। अब इसका क्या क्या कार्य होते हैं, वसा संयोजक तक का क्या कार्य होगा, तो ऊष्मा हानि को कम करता है। तो फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन से क्या होता है, ऊष्मा हानि को कम करता है, ऊर्जा आरक्षित करता है और अंग समर्थन और सुरक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कौन सा वाला सब टाइप है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ देखा था अपन। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ था फर्स्ट, जिसके अंदर अपन ने 2 पढ़े हैं, एक तो एरियोलर, दूसरा पढ़ा है अपन ने एडिपोज। सेकंड पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है। तो बात करते हैं अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो
It contains more number of fibers, so cells and fibers are compactly packed. Example, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। यानी सघन संयोजी ऊतक, इसमें अधिक संख्या में रेशे होते हैं। इसमें क्या होता है भाई साहब, अधिक संख्या में रेशे होते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होते हैं, सेल अधिक संख्या में थी और रेशे कम थे, तो अधिक संख्या में इसमें क्या होते हैं, रेशे होते हैं। इसलिए कोशिकाएं और तंतु सघन रूप से पैक होते हैं। उदाहरण टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कनेक्टिव टिश्यूज के क्या क्या कार्य होते हैं डिटेल्स में। तो अपन हिंदी में भी जानेंगे और इंग्लिश में भी जानेंगे कि क्या क्या कार्य होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। जैसे नाम से बताया, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रदान करने का और इसने का कार्य करता है। तो फर्स्ट क्या है, बाइंड टुगेदर, सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ अदर बॉडी टिश्यूज। सेकंड है इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। थर्ड है स्टोरेज like adipose tissues and store fat for the main sites of immune reactions like Kupper cells and macrophages। संयोजी ऊतक के कार्य, फर्स्ट है शरीर के अन्य ऊतकों को एक साथ बांधता है, सहारा देता है और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट आंतरिक अंगों को अलग और सुरक्षित रखता है, आंतरिक अंगों को भी ये सुरक्षित रखने का कार्य करता है। थर्ड है भंडारण, यानी वसा ऊतक का भंडारण करता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की मुख्य साइट्स यानी जैसे कुपर सेल्स और माइक्रोफेजेस के निर्माण में भी ये सहायता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज़ जिसे अपन मसल्स टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो मसल टिश्यूज़ इज composed ऑफ सेल्स that have the special ability to shorten of contract in order to produce movements of the body parts। यानी पेशी ऊतक यानी स्नायु ऊतक कोशिकाओं से बना होता है। यानी मसल ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें शरीर के अंगों की गति उत्पन्न करने के लिए छोटा सा अनुबंधन करने की एक विशेष क्षमता पाई जाती है। जो मेसी ऊतक होता है वो शरीर को, जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है और ये शरीर को गति प्रदान करने का कार्य भी करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, यानी मसल टिश्यूज को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्कुलर टिश्यूज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा स्मूथ, थर्ड है कार्डियक मसल टिश्यूज। तो पेशी ऊतक का वर्गीकरण सबसे पहले मांसपेशियों के ऊतक का वर्गीकरण किया जाता है। फर्स्ट है कंकाल की पेशी मांसपेशी ऊतक, दूसरा है चिकनी पेशी ऊतक, थर्ड है हृदय की मांसपेशी ऊतक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स टिश्यूज। स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल्स, मल्टी न्यूक्लियर एंड अंडर वॉलेंट्रिक कंट्रोल। यानी कंकाल की मांसपेशी ऊतक, कंकाल की मांसपेशी के तंतु बेलनाकार होते हैं, बहुकेंद्रिकी होते हैं और स्व ऐच्छिक नियंत्रण होता है, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। इन प्रकार के टिश्यूज़ के ऊपर अपन अपनी मर्जी से कार्य नहीं करते, मतलब कि इनका ऊपर क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसकी खुद की मर्जी चलती है, यानी स्वनियंत्रित होते हैं, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल मसल्स या टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ की। स्मूथ मसल टिश्यूज़ की, तो स्मूथ मसल्स आल्सो कॉल्ड इन वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नैरो स्पिंडल शेप्ड सेल्स, यानी चिकनी पेशी ऊतक, चिकनी पेशी जिसे अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इसमें संकीर्ण घुरी के आकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स टिश्यूज। कार्डियक मसल्स टिश्यूज एंड कार्डियक मसल और माइक्रोकार्डियम मेक अप द थिक्स मिडल लेयर्स ऑफ द हार्ट। यानी हृदय की मांसपेशी ऊतक, हृदय की मांसपेशियों यानी मायोकार्डियम मसल्स। मांसपेशी कौन सी, हृदय की मायोकार्डियम। हृदय की मोटी मध्य परत बनाती है। जो कार्डियक मसल्स होती है वो हृदय की मांसपेशी यानी मायोकार्डियम या मसल्स बनाती है, जो कि हार्ट को ओरिजिनेट करने या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने में सहायता प्रदान करती है। और इस पर क्या होता है, जो बॉडी का जो मनुष्य का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी अनैच्छिक प्रकार की होती है। इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक होती है। ये जो कार्डियक मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, इस पर किस प्रकार मनुष्य को कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, यानी फोर्थ टाइप, जिससे अपन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए इसे नर्वस टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो नर्वस टिश्यूज इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग मेन बॉडी एक्टिविटीज़। ओके, जैसे कि न्यूरॉन्स। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जैसे अपन ने समझा नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होएगा। ओके, जो कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी जैसे स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका नर्वस में पाया जाता है। शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण में मुख्य जिम्मेदारी करता है, यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग में सहायता प्रदान करता है, जैसे कि एग्जाम्पल न्यूरॉन्स। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स। धन्यवाद।